अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जवाद। आज की क्लास फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के एक नए चैप्टर 3 का लेक्चर है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 और 2 और उसके न्यूमेरिकल्स थ्योरी के साथ लेक्चर्स के साथ कंप्लीट डिलीवर कर चुका हूँ। कैचअप कीजिएगा। आज का लेक्चर भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर 3 का नाम है डायनामिक्स। अपने साथ रजिस्टर और पेन वगैरह रख लें ताकि आपका इंटरेस्ट एंड तक कायम रहे। डायनामिक्स चैप्टर 2 की कंटिन्यूएशन एक तरह से है। ये चैप्टर 2 का नाम था काइनेमेटिक्स और ये है डायनामिक्स। पहले इसको समझ थोड़ा लेते हैं ताकि आगे के टॉपिक समझने में आसानी रहे कि काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स जो है इसमें क्या रिलेशन है या क्या फ़र्क है। काइनेमेटिक्स जो है उसमें भी हरकत है, डायनामिक्स जो है उसमें भी हरकत है, यानी मोशन ऑफ बॉडी दोनों में है। तो फिर लिंक क्या है या डिफरेंस क्या है? काइनेमेटिक्स में ऐसे हम ऑब्जेक्ट्स के मोशन या हरकत पे गौर करते हैं जिसमें इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स या प्रेजेंस ऑफ फोर्स जो है वो कंसिडरेशन में ना हो या बैकग्राउंड में हो, फोरग्राउंड में ना हो। मिसाल के तौर पे अगर आपने उस चैप्टर में मेरे साथ प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा तो प्रोजेक्टाइल मोशन में देखें वो चीज़ चल रही है, प्रोजेक्टाइल 2 डायमेंशनल मोशन में, लेकिन इस बात को हम नहीं कंसिडरेशन में लाए उसकी डेरिवेशन करने में या स्टडी करने में कि कौन सी फोर्स जो है उसकी बुनियाद पे ये प्रोजेक्टाइल चल रहा है। सही। इसी तरह अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन का जो ग्राफिकल मेथड हमने किया उसको गौर करें तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो ग्राफिकल मेथड से हुई, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, उसमें भी एक चीज़ नोटवर्दी थी और वो यही कि फोर्स की बुनियाद पर हमने एक्सेलरेशन को नहीं देखा। हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, टाइम इंटरवल, वेलोसिटी को रिलेट किया। डायनामिक्स जो होता है ना, ये इन द प्रेजेंस ऑफ फोर्स या कुव्वत जिसको हम कहते हैं उसकी मौजूदगी में और उसके साथ हम स्टडी करते हैं डायनामिक्स में। जैसे गाड़ी चल रही है अपने इंजन के फोर्स पे तो ये अब डायनामिक्स में जाएगा। एक बॉल मैंने थ्रो कर दी, फोर्स की बुनियाद पर वो एक्सेलरेट हुई तो ये डायनामिक्स में जाएगा। इसी तरह जो है मैं कोई चीज़ हिट कर दूं बैट से या रैकेट से टेनिस में या क्रिकेट में तो ये जो फोर्स की एप्लीकेशन की बुनियाद पे हरकत आएगी ये डायनामिक्स में जाएगा। सही, यहाँ तक क्लियर? ओके। आज के लेक्चर में हम इसी फोर्स के कुछ करामात देखेंगे और उसमें हम टॉपिक कवर करेंगे इंशाल्लाह मोमेंटम, जिसको लीनियर मोमेंटम कहा जाएगा, इम्पल्स, स्मॉल टाइम इंटरवल के दरमियान किसी चीज़ का कांटेक्ट में आना, और फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसका प्रूफ के साथ स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेशन। दरमियानी दर्जे का लेक्चर है। कुछ चीज़ें इसमें आप लोगों ने सुनी भी होंगी मैट्रिक 9 क्लास में, कुछ नई हैं। जो नई है उस पर ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा और जो पुरानी है उसको रिवीजन के अंदाज में कवर करेंगे इंशाल्लाह। मोमेंटम अच्छा इम्तिहानी लिहाज से ही बताऊँगा और नॉलेज के तौर पर भी बताऊँगा, दोनों चीज़ों के लिहाज से बताऊँगा। मोमेंटम का लफ्ज़ अगर ख़ाली आपकी ज़िंदगी में आए कभी तो आप उसको लीनियर मोमेंटम समझेंगे, क्योंकि 2 तरह के मोमेंटम होते हैं। एक चैप्टर 4 में भी आएगा जिसका नाम है एंगुलर मोमेंटम। जब कोई चीज़ सर्कुलर फैशन में मूव करती है, सर्कुलर पाथ के अलाउंग मूव करती है तो वो होता है एंगुलर मोमेंटम, एंगल बनाती है। यहाँ पे मोमेंटम है तो अब मोमेंटम का लफ्ज़ लिख दे इम्तिहान में या किसी स्टडी के दौरान कोई बोल दे, या लीनियर मोमेंटम, इक्वल। लीनियर का लफ्ज़ साइलेंट हो जाए तो भी ये मोमेंटम लीनियर रहेगा, लेकिन एंगुलर मोमेंटम में एंगुलर का लफ्ज़ लाजमी लिखा हुआ होना चाहिए, तभी वो एंगुलर मोमेंटम है। उसमें सिर्फ मोमेंटम है, आप एंगुलर मोमेंटम लिख देंगे गलत हो जाएगा या गलत उस पर स्टडी हो जाएगी। सही है, बारीकी आ गई, नोट करते जा रहे हैं, गुड। अब मोमेंटम है क्या? मोमेंटम जो है वो दरअसल है क्वांटिटी ऑफ मोशन। मिसाल के तौर पे एक गाड़ी चल रही है, अब उस गाड़ी जो है उसका मास भी है और उस गाड़ी की जो है वेलोसिटी भी है, तो हम कहेंगे इट हैज़ मोमेंटम। एक बुलेट फायर की किसी ने गन से, तो बुलेट जो है उसका मास भी है और वो चल पड़ी फायर होते ही,
तो उसका वेलोसिटी कंपोनेंट भी आया, या वेलोसिटी की जो है मैग्नीट्यूड भी आया, तो ये दोनों मिलने की वजह से इसका हो गया मोमेंटम। तो इस तरह दुनिया में सारी वो मिसालें सोचें जिसमें मास और वेलोसिटी दोनों मौजूद हों। अब जैसे मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ और मुसलसल एक जगह खड़े होकर आपको लेक्चर दे रहा हूँ, तो भले मेरा जितना भी मास हो, 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो, केजीज में होता है मास, लेकिन मैं चूँकि रेस्ट में हूँ, रुका हुआ हूँ, खड़ा हुआ हूँ, तो मेरा वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, इसलिए मेरा लीनियर मोमेंटम ज़ीरो हो गया। समझे बात? इससे ये मतलब हुआ कि मास और वेलोसिटी दोनों होने चाहिए। अब कम हो या ज़्यादा हो, उससे मोमेंटम कम ज़्यादा हो जाएगा। यानी एक ऐसी एग्जाम्पल सोचिए जिसमें मास भी कम हो, वेलोसिटी भी कम हो। मास भी कम हो, वेलोसिटी भी कम हो। जैसे मिसाल के तौर पे बॉल, टेनिस बॉल जो होता है, अब टेनिस बॉल का कितना ज़्यादा मास है, 100 ग्राम होगा, सही है, यानी 0.1 kg हुआ। अब उसको आप कितना तेज़ जो है थ्रो करेंगे, हाथ से या बैट से हिट करेंगे, सोचें। 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई करें, कितना जवाब आया, 0.1 इंटू 10, 1 आ गया, 0.1 इंटू 20 ले लें, 2 आ गया। यानी इसका मोमेंटम कम हुआ है इस वजह से कि इसकी दोनों चीज़ें कम थी। अब एक ऐसी चीज़ सोचें जिसका मास ज़्यादा हो लेकिन वेलोसिटी कम हो, मास ज़्यादा हो लेकिन वेलोसिटी कम हो। जैसे मिसाल के तौर पर बाइक या कार, कितनी तेज़ चला लेंगे आप, 50 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, ऐसे ही है, 70 किलोमीटर पर आवर, सही है। तो अब लेकिन मास कितना होगा, 100 किलो, 200 किलो, 300 किलो की गाड़ी हो जाएगी, 100-150 किलो की आमतौर पे होती है। हैवी है क्या है उस पर बाद में बात होगी। तो ये मिलकर भी प्रोडक्ट बना। अब जिसकी दोनों चीज़ें ज़्यादा हों, एरोप्लेन सोचें, कितना ज़्यादा उसका मास है और कितना ज़्यादा तेज़ चलता है, 500 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 300 किलोमीटर पर आवर, ऐसे ही है। बुलेट की मिसाल लें, ग्राम में होती है, 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम की बुलेट गोली, लेकिन 1500 मीटर पर सेकंड से चली गई, 2000 मीटर पर सेकंड से चली गई। अब क्या मिसालें दे रहा हूँ, मास और वेलोसिटी दोनों ज़्यादा हो जाएं तो अल्टीमेटली मोमेंटम बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन एक चीज़ कम हो, एक चीज़ ज़्यादा हो तो भी मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट निकालना है। और एक दोनों चीज़ें कम हो तो मोमेंटम कम हो जाएगा। इस बुनियाद पे कहा जाएगा कि मोमेंटम जो है वो क्वांटिटी ऑफ मोशन है, यानी जिस चीज़ को रोकना भी मुश्किल हो और चलाना भी मुश्किल हो, एक्सेलरेट करना, हम कहेंगे इसमें ये क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा या कम है, ज़्यादा या कम है। जैसे आपकी तरफ एक बॉल आ रहा है, आपने हाथ लगा के उसको रोक लिया, क्यों रोक लिया, यानी उसको रोकना आसान था, किस बुनियाद पर, कि इसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन कम है। अब इसी के बरक्स बुलेट एक आ रही है, गोली फायर की हुई, किसी ने यूँ थ्रो नहीं की है, अब हटो, बचो, क्यों, क्योंकि उसका क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने का अंदेशा है। पॉइंट समझ रहे हैं? अगर समझ गए तो ये तकरीबन 1 से 2 हेडिंग हमारी कवर हो गई। अब देखें मैं पढ़ा रहा हूँ बाकायदा, वरना ये वन शॉट लेक्चर आपके सामने, लेकिन आप तस्वीर खींच लेंगे, स्नैप ले लेंगे, वो बात नहीं आएगी जो लेक्चर और क्लास में पढ़ने वाली होती है। तो काइंडली मेरे लेक्चर को सुना भी करें, देखा भी करें और एंड तक कंटिन्यू रखा करें ताकि फ़ायदा हो आपका। तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, सही है। अब मास इनटू वेलोसिटी, अब ख्याल रहे मास है स्केलर, वेलोसिटी है वेक्टर, तो इसलिए वेलोसिटी वेक्टर होने की वजह से अल्टीमेटली मोमेंटम हो जाएगा वेक्टर, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ मोशन वेलोसिटी पे मेनली डिपेंड कर रहा है। क्योंकि देखिए मास मेरा कम ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन मैं हल्के चलूँ, दौड़ने लग जाऊँ, भागने लग जाऊँ बहुत तेज़, या उड़ने लग जाऊँ हवाई जहाज़ में या किसी और चीज़ में, तो देखिए मेरी v जो है वो मेन चीज़ हो गई, m यानी कांस्टेंट सा हो गया, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं। यानी ये मतलब हो गया कि p जो है वो v से रिलेट हो गया, यानी v जितना ज़्यादा हो जाए p उतना ज़्यादा हो जाएगा। इस बुनियाद पे ये क्वांटिटी ऑफ मोशन हो गया, समझे पॉइंट। यानी अब एक गाड़ी है, वो फर्स्ट गियर सेकंड गियर में चल रही है आहिस्ता, मास उसका उतना ही रहेगा, 100 किलो है, 200 किलो है, 300 किलो है, ठीक है।
उसी का गियर बदल के पावर गियर करके आपने उस पर 100-150 पे चलाना शुरू कर दिया तो देखें वी बदला, मास नहीं, उस गाड़ी भारी थोड़ी हो गई चलने में, समझ रहे हैं। तो ये हो गई इस बारीकी में तफसील। अब मोमेंटम वेक्टर है तो किस चीज़ की डायरेक्शन रखेगा, जो वेलोसिटी की होगी। यानी अगर मैं यूँ चल रहा हूँ तो मेरे मोमेंटम की भी डायरेक्शन यूँ हुई। क्यों यूँ? क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन मोमेंटम की डायरेक्शन होगी, यानी पैरेलल, समझे। तो डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी। अब आ जाए इसके यूनिट्स पे। छोटी छोटी चीज़ें एमसीक्यूज में भी आ सकती हैं और आगे एप्टीट्यूड भी है सेकेंड ईयर के बाद, और साथ में न्यूमेरिकल्स भी होंगे। अब मास के यूनिट्स होते हैं किलोग्राम, केजी हो गया। वेलोसिटी के होते हैं मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड हो गया। आसान यूनिट तो इसके आ गए किलोग्राम मीटर पर सेकंड एसआई यूनिट में। लेकिन इसी के इक्विवेलेंट आता है न्यूटन सेकंड। ये कैसे आता है बेटा? अब अगर आपको न्यूटन पता हो तो F इज इक्वल टू ma से न्यूटन निकाला था हमने एक ज़माने में। न्यूटन हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब गौर करें तो इसमें एक सेकंड कम है, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई सेकंड कर दें आप, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई सेकंड कर दें तो क्या नतीजा हुआ खुद बताएं। ये चीज़ तो आ गई, ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 सेकंड हो गए ना अपॉन में, तो न्यूटन हो गया वो। और एक जो सेकंड मल्टीप्लाई वाला बचा वो न्यूटन सेकंड बनकर आ गया सामने। तो अब अगर कभी एमसीक्यूज आ जाए कि ऐसा यूनिट क्या होते हैं और उसमें किलोग्राम मीटर पर सेकंड ना हो, तो आप न्यूटन सेकंड को लेंगे। न्यूटन सेकंड ना हो तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड को लेंगे। बोथ ऑफ दीज हो तो दोनों को लेंगे, क्योंकि ये इक्विवेलेंट हो गया, एक दूसरे के मसावी बराबर। ओके, 2 और यूनिट भी आपके सिलेबस में, इसको सीजीएस यानी सेंटीमीटर ग्राम वाला जो सिस्टम होता है उसमें डाइन सेकंड, ठीक है। इसका मतलब एक और चीज़ लिखे साइड पर, इससे ये पता चला कि जिस तरह फोर्स के यूनिट न्यूटन होते हैं ऐसा यूनिट में, डाइन होते हैं सीजीएस यूनिट में। डाइन इज द यूनिट ऑफ, ऑप्शन आ जाए तो आप क्या लेंगे, फोर्स। इस तरह पाउंड सेकंड एलबीएस ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, या एफपीएस सिस्टम फुट पाउंड सिस्टम जो होता है, पाउंड फोर्स के यूनिट्स हो गए ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में। तो ये सब समझने का है, ये फोर्स के यूनिट्स हो गए। डाइन भी यूनिट ऑफ फोर्स हो गया, समझ रहे हैं बात? देखिए सर समझा रहे हैं, वरना ये मैं कहता हूँ जल्दी जल्दी छाप लें तो मज़ा नहीं आता पढ़ाने में, और पढ़ने में आता है आपको तो आप समझते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक मोमेंटम का। अब आगे बढ़ते हैं, एक नई चीज़ आ रही है, छोटी सी डेरिवेशन है कि ये साबित करें कि फोर्स एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो फोर्स के बराबर होता है। यानी अगर मोमेंटम ज़्यादा तब्दील होगा तो इसका मतलब है कि फोर्स ज़्यादा लग रही है। इसको यूँ समझ लें कि कोई चीज़ 10 न्यूटन सेकंड से चल रही है मोमेंटम में, सही है, उसका मोमेंटम तब्दील होकर 20 हो गया, तो अब माइनस करें कितना है, 20 माइनस 10, 10 आया, ठीक है। यानी ये इनिशियल मोमेंटम था, ये फाइनल, पी मोमेंटम का सिंबल है, तो पी एफ माइनस पी आई कितना आ गया बेटा, 20 माइनस 10 से 10। अब इसी के बरक्स तस्वुर करें कि 10 था और 50 हो गया किसी का, तो अब ये 50 माइनस 10 40 आ गया। अब हम कहेंगे कि ये 40 ज़्यादा बड़ी तब्दीली है, चेंज है बनिस्बत 10 के। अब ये जादू से तो नहीं तब्दीली होगी, यानी कोई चीज़ इतनी ज़्यादा तेज़ी से चलने लग जाए हल्के चलते चलते, और एक है कि हल्के से थोड़ा सा तेज़ चलने लग जाए, तो इसके पीछे होगी फोर्स। फोर्स जिसका मैंने इस चैप्टर के शुरू में जिक्र किया आज ही के लेक्चर में, कि फोर्स जितनी ज़्यादा उसका मोमेंटम भी उतना ज़्यादा चेंज हो जाएगा इनिशियल से फाइनल। तो अब इस डेरिवेशन में यही हमें साबित करना है कि रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ फोर्स, यानी जितनी ज़्यादा मोमेंटम की तब्दीली हो रही है टाइम इंटरवल में, क्योंकि वक्त भी तो लगेगा उस तब्दीली के लिए, यानी ये तब्दीली जो है 40 की 2 सेकंड में हुई, फ़र्ज़ करें इन 2 सेकंड्स, और ये भी इन 2 सेकंड्स, तो देखें टाइम इंटरवल तो कांस्टेंट हो गया लेकिन चेंज इसमें बड़ा है। तो देखें फोर्स बड़ी आ गई, यानी ये 40/2 20 और वहाँ 10/2 बोले 5, यानी फोर्स ज़्यादा
अगर नेट लगेगी टोटल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर तो उसका मोमेंटम ज़्यादा तब्दील हो जाएगा इनिशियल से फाइनल। ये हमें प्रूफ करना है। तो अब इसके लिए हम मदद लेंगे न्यूटन के सेकंड लॉ की, जो बड़ा मशहूर हुआ था, F=ma। बचपन में आप लोगों के याद आया? अच्छा एक चीज़ बताऊं, आप लोग सोच रहे होंगे कि मोमेंटम की क्या ज़रूरत है ज़िंदगी में, या इम्पल्स या इस टॉपिक की। न्यूटन के इक्वेशंस या लॉस तो हैं, तो ज़िंदगी में कुछ ऐसे मामलात होते हैं जहाँ पे न्यूटन के लॉज या इक्वेशंस डायरेक्ट नहीं इस्तेमाल हो सकते, और वो ख़ास जगह ऐसी हैं जहाँ पे कोलिजन या इम्पैक्ट आ रहे हों चीज़ों के, जैसे आगे हम देखेंगे। जैसे गाड़ियाँ टकरा गई सड़क पे या कहीं खुदा ना खास्ता, तो ये इम्पैक्ट हुआ। अब इसमें न्यूटन का लॉ नहीं लगेगा, क्योंकि देखें वो नॉर्मल एक्सेलरेशन की बात करता है कि मैं इस मार्कर को यूँ फेंक दूँ तो वो चलने लग जाएगा, एक्सेलरेट हो जाएगा। लेकिन एक इधर से कोई चीज़ आ रही, इधर से आ रही, टकरा गई, तो इनका इम्पैक्ट जो है वो रेगुलर फोर्सेस के साथ नहीं होगा स्टडी, इर्रेगुलर फोर्सेस के साथ स्टडी होगा। उसमें फिर कोलिजन का कॉन्सेप्ट आता है, तसादुम, टकराव, कोलिजन, और उसकी वजह से फिर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट आता है। ये इसकी हिस्ट्री है कि मोमेंटम क्यों इंट्रोड्यूस हुआ दुनिया में, जब न्यूटन और उसके लॉज और इक्वेशन इतनी सारी वैलिड और इतनी सिग्निफिकेंट थी। इसी तरह आपने कभी देखा हो बिलियर्ड बॉल्स, स्नूकर जो बोर्ड होता है उसके ऊपर जो है, जब उसको बॉल्स का जो फ्रेम होता है उस पर हिट करें तो किस तरह वो स्प्लिट हो जाती हैं, पूरे मुंतशिर होती हैं, फैलती हैं, कोलिजन होता है। ये सब मिसालें समझ में आ रही हैं? या आपने टेनिस खेला हो तो उसमें ये जो कांटेक्ट में आ रहा है उसके नेट के साथ उसका बॉल, या अगर आपने बैडमिंटन खेला हो, तो ये जो चीज़ों की मिसाल दी ना मैंने, ये मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को क्रिएट करता है टॉपिक को, इस मकसद से कि जब ऐसी इर्रेगुलर फोर्सेस हमारे स्टडी के दरमियान आने लग जाएं जो नॉर्मल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना करें, लाइक न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन शुरू वहीं से करेंगे, न्यूटन के लॉ से, उसके बगैर मुमकिन नहीं है। उससे एक नई डेफिनेशन तक हम पहुंचेंगे फोर्स की। अच्छा, सिग्मा इसलिए लिखा है कि एक से ज़्यादा फोर्स भी हमारे ऑब्जेक्ट पे अमल कर सकती है, तो सिग्मा मीन्स सम। सिग्मा का जो निशान होता है इसको सम ऑफ ऑल कहते हैं। सिग्मा मीन्स सम, समेशन, हासिल, मजमुआ, प्लस। ठीक है। अब F=ma। अच्छा, एरो जहाँ जहाँ लग रहे हैं इसका अंदर वो वेक्टर का इंडिकेटर है। एक्सेलरेशन इज रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, हम जानते हैं। चेंज ऑफ वेलोसिटी इज फाइनल माइनस इनिशियल, ये भी जानते हैं। मल्टीप्लाई, ब्रैकेट ओपन कर दें, ये भी हम जानते हैं। अब यहाँ पे ज़रा लानी है डेफिनेशन मोमेंटम की कि मास इनटू वेलोसिटी। अब मास इनटू फाइनल वेलोसिटी इज़ फाइनल मोमेंटम, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी इज़ इनिशियल मोमेंटम, तो दिस इज़ चेंज इन मोमेंटम। कैसा, समझ में आई कहानी? ड्राइव हो गया, लेकिन इम्तिहान में ये वर्टिकल कीजिएगा। मुझे वन शॉट लेक्चर बनाना था तो मैंने U = इतने सारे लगाए। जो मेरे लेक्चर लेते रहे मैथ्स वगैरह के, फिज़िक्स के, मैं ये जुमला ज़रूर बोलता हूँ कि वर्टिकल कीजिएगा। मैथ्स का डेरिवेशन का काम हमेशा बोर्ड एग्ज़ाम में प्रेजेंटेशन बेस्ट और मार्क्स बेस्ट A1 वाले। तो ये प्रूव हो गया। छोटा सा सवाल, क्या होगा सवाल अगर इम्तिहान में आए वर्डिंग में, कि शो दैट या प्रूव दैट फोर्स is defined as, या force may also be defined as the rate change of linear momentum। तो इतनी छोटी सी डेरिवेशन वर्डिंग में हम कर देंगे, यानी चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल। जितना ज़्यादा मोमेंटम में तब्दीली आ रहा होगा, इसके पीछे राज ये होगा कि फोर्स ज़्यादा अप्लाई हो रही है। आगे बढ़ते हैं। इम्पल्स, इम्पल्स या इम्पल्स ऑफ अ फोर्स, ये क्या चीज़ है भाई? इम्पल्स या इम्पल्स ऑफ अ फोर्स। कभी आपने ज़िंदगी में देखा होगा कुछ चीज़ें एक लम्हे के लिए कांटेक्ट में आती हैं। जैसे मैं इस मार्कर को जो दिखा रहा हूँ, ये एक लम्हे के लिए कांटेक्ट में आए, कोलिजन के दौरान या इंटरैक्शन के दौरान, और फिर अलग हो जाए, दैट इज़ इम्पल्स। उर्दू अगर आप जानते हैं तो इत्तिसाल कहते हैं इसको। इत्तिसाल, जोड़ना या चिपकना या करीब आके एक लम्हे के लिए मुत्तसिल हो जाना, यानी ज्वाइन हो जाना, लेकिन उस तरह नहीं कि चिपक जाए, करीब आकर हट जाना। जैसे अगर आप बॉल को दीवार पे थ्रो करें तो रिबाउंड होगी, लेकिन वो लम्हा आप कैप्चर करें जब वो टकराई, कोलाइड करी बॉल के साथ, तो वो जो इम्पैक्ट हो रहा है ये इम्पल्स है।
इसी तरह अगर आपने टेनिस रैकेट इस्तेमाल किया तो टेनिस रैकेट से उसका जो बॉल एक लम्हे के लिए टकराता है, वो सुपर स्लो कैमरा से देखें तो उसका इम्पैक्ट एक लम्हे के लिए उस नेट को पीछे करता है, फिर वो उसको रिबाउंड करता है। समझ रहे हैं बात? ये बड़ी टेक्निकल बात है, बहुत बारीकी की। तो इम्पल्स जो है वो एक लम्हे का कांटेक्ट है जो कोलिजन की वजह से या इम्पैक्ट में आने की वजह से होगा चीज़ों का, ये इम्पल्स होगा। यानी दो गाड़ियाँ टकरा गई तो एक लम्हे के लिए जो आएगा कांटेक्ट में और फिर अलग हो जाएंगे, ये इम्पल्स है, लेकिन इसका ताल्लुक मोमेंटम से है। ठीक है, इम्पल्स क्या होता है? अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इम्पल्स आ जाएगा, क्योंकि इम्पल्स के लिए टाइम इंटरवल बहुत कीमती है, ये बहुत बहुत स्मॉल होना चाहिए। ये नहीं कि वो चीज़ जाके वहीं पे रुक गई, अटक गई, फंस गई तो ये इम्पल्स नहीं हुआ। 0.01 सेकेंड के लिए इम्पल्स हो जाएगा, 1 मिली सेकेंड के लिए इम्पल्स हो जाएगा, 1 माइक्रो सेकेंड के लिए इम्पल्स हो जाएगा। जैसे गोल्फ कोर्स ग्राउंड में आपने देखा हो, गोल्फ की बॉल को जो हिट करते हैं उसमें जो ये जो एक लम्हे के लिए आया और वो फिर चला गया, ये इम्पल्स था। समझ रहे हैं? लेकिन मैं लेक्चर दे रहा हूँ, अगर आपको इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है तो माशाल्लाह अच्छी बात है कि स्टूडेंट आज का इंटरेस्ट से पढ़ना चाह रहा है, थोड़ा वीडियो देखकर भी, चाहे ऑनलाइन चाहे क्लासों में जाके फिजिकली। तो अब ये जो इम्पल्स है ये प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल है, और वो टाइम इंटरवल जो बहुत बहुत स्मॉल हो, ये ख्याल रहे, मिनट 2 मिनट नहीं होगा, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल होना चाहिए, तब ये इम्पल्स का नाम देगा। सही है? यानी कि इसमें समझे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। अब गौर करें, ये तो डेल्टा पी के बराबर है, यानी चेंज इन मोमेंटम के। इससे ये पता चला कि जो चेंज इन मोमेंटम होगा वही इम्पल्स होगा, यानी जो चेंज इन मोमेंटम के यूनिट्स होंगे वही इम्पल्स के होंगे। कैपिटल जे इम्पल्स का सिंबल है, याद रखिएगा। अब मोमेंटम के जो यूनिट्स होंगे वही चेंज इन मोमेंटम के होंगे, माइनस करने से यूनिट थोड़ी माइनस होंगे। जैसे ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो 40 किलोग्राम मीटर पर सेकंड में आ गया। समझे आप मेरी बात? यूनिट थोड़ी चेंज हो जाएंगे माइनस करने में, यूनिट्स तो कॉमन हो जाएंगे माइनस करने में। तो जो यूनिट मोमेंटम के वही इम्पल्स के। तो ये छोटा सा टॉपिक है, आ सकता है, नहीं तो कहीं नहीं तो न्यूमेरिकल में आएगा या एमसीक्यूज में। अब है वो सवाल जो सबसे ज़्यादा अहम है आज के लेक्चर का, और सेक्शन बी में 4 मार्क्स तक का आ सकता है। तो ये पहली फुर्सत में कर लीजिएगा जिनको भी मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है। और उस पे जाने से पहले ये देख लें बच्चों कि अगर आपने अभी तक जेजेसी का व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, फ्रेश सेशन पूरा सेशन के लिए, तो ये ज्वाइन कर लें। 1 टाइम पेमेंट है पूरे सेशन की फ़ीस, तमाम सब्जेक्ट्स कंप्लीट पैकेज ईच एंड एवरीथिंग, यानी उसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे, PDF नोट्स मिल जाएंगे, इम्पोर्टेंट्स मिल जाएंगे, गेस्ट पेपर, टेस्ट, MCQs, यानी समझे हर चीज़ है कंप्लीट। वो स्टडी प्लान है अगर आप आना चाहें, क्योंकि स्टूडेंट कह रहे हैं सर फीस किस बात की? फीस इस बात की है कि इसमें हर चीज़ वो है जो आप किसी जगह पढ़ के लेंगे तो हज़ारों में बैठ जाएगी, कई हज़ार, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़। ये 2500 कंप्लीट है टोटल। इसमें आपको नोट्स का PDF मिल गया, आपको MCQs का PDF मिल गया, कोई नई बुक आ गई, कुछ आ गया, मॉडल पेपर उसका PDF मिल गया, बोर्ड के इम्तिहान के दिनों में आपको प्रीलियम पेपर, सब कुछ मिल गया। सोचे नहीं, कर लें, क्योंकि ये अगर देर हो गई, क्लोज़ हो गया तो फिर नहीं कहिएगा सर हम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि अभी अगस्त सितंबर के महीने में लोग सोचते हैं अभी तो बहुत देर है, इम्तिहान तो जून में होंगे, मई में होंगे या जुलाई में होंगे। तो बेटा मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो A और A1 ग्रेड लाने का फ़न जानते हैं कि आखिरी 1, 2, 3 महीने पढ़ने से A और A1 ग्रेड नहीं आती फर्स्ट सेकेंड ईयर में। माने मेरी बात, नहीं तो पूछें मुझसे व्हाट्सएप करके, कम से कम पूछ ही लें कि सर इसको ज्वाइन करेंगे और इसमें तो फ़ायदा होगा कुछ। मैं कहूँगा यहाँ पे लाइव बोल रहा हूँ, वहाँ फ़ायदा होगा इंशाल्लाह, ज़रूर होगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है भाई। वापस आ जाएं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बचपन में भी सुना होगा, प्रूफ किया होगा, लेकिन इसका प्रूफ फर्स्ट ईयर के स्टाइल से करना है। जिसने 9-10 के स्टाइल से किया उसको 0 मिल जाएगा खुदा ना खास्ता। तो ये प्रूफ का मेथड देखना है आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, लेकिन है ये टॉपिक फर्स्ट ईयर में। इसमें हमें करना क्या चीज़ है लॉ? इसमें कम से कम 2 बॉडीज़ होनी चाहिए, ये समझ में आए। 2 बॉडीज़ से मिलकर बनता है सिस्टम।
एक अकेले पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं लग सकता। जैसे ये सारे टॉपिक एक एक अकेली चीज़ पे भी लग गए, इसमें 2 होने चाहिए। तो कम से कम 2 स्फीयर हम लेंगे या 2 स्मूथ बॉडीज़ लेंगे ताकि आइडियल केस बने, कोई लॉसेस वगैरह ना हो। तो हम बॉल या स्फीयर लेंगे, बॉडी भी बोल सकते हैं आप इसको, जिनके मासेस m1 m2 हो, जो चल रहे हों 1 डायमेंशन में। अच्छा ये ज़रा ध्यान रखिएगा, जो लफ्ज़ बोलूँगा, 1 डायमेंशन मोशन वो होता है जिसमें चीज़ घूम ना रही हो। क्योंकि देखें बॉल है, बॉल को मैंने आपकी तरफ थ्रो किया, और एक बॉल है मैंने आपकी तरफ स्पिन किया, दोनों तरह आपके पास पहुंच गया, ऐसे ही हुआ। अब जो पहला मैंने बॉल थ्रो किया वो 1 डायमेंशन मोशन है, अगर मैंने उसको रोटेट कर दिया, घुमा दिया, तो वो 2 डायमेंशन मोशन हो जाएगा। चैप्टर 4 में हम चले जाएंगे और काम हो जाएगा इस टॉपिक का ख़राब। बेस समझ में आई इस टॉपिक की? तो और स्मूथ बॉडीज इसलिए लेंगे ताकि इलास्टिक कोलिजन हो। इलास्टिक कोलिजन जो आगे लेक्चर में आपको पूरा लॉन्ग का एक क्वेश्चन मिलेगा, इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, जिसमें लॉसेस नहीं होते हैं, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के कंजर्व रहता है। तो ये इसलिए बता दिया कि इसमें ये जो लफ्ज़ आएंगे स्टूडेंट उसको याद तो करते हैं, उसको अहमियत नहीं देते कि ये लफ्ज़ क्यों लिखे हुए हैं। यानी स्मूथ का लफ्ज़ लिखा हुआ है ताकि कोलिजन इलास्टिक हो, नॉन रोटेटिंग लिखा हुआ है ताकि 1 डायमेंशन रहे। समझ रहे हैं? अब इसमें हमें करना प्रूव ये है कि किसी एक्सटर्नल फोर्स, यानी ये जो हमने नेट फोर्स जिसको कहा था, नेट फोर्स का मतलब टोटल अगर एक से ज़्यादा भी लग रही हो, उसकी एब्सेंस में किसी चीज़ का या किसी सिस्टम का टोटल मोमेंटम कंजर्व या कांस्टेंट या सेम रहता है। नहीं समझे? यानी ये 2 बॉल्स चल रही हैं इस कमरे में एक दूसरे के आगे पीछे, ये पीछे वाली तेज़ चल रही है तो क्या होगा, फासला कम होगा, टकरा जाएंगी, ऐसे ही होगा, टकरा के फिर चलने लग जाएंगी। वो जो टकराई एक लम्हे के लिए वो इम्पल्स हो गया। आप टॉपिक का लिंक बनाना है सबका। अब ये इम्पल्स के बाद वो दोबारा कंटिन्यू करी मोशन। अब लेकिन क्या हुआ, इन्होंने अपने मोमेंटम को डिस्टर्ब किया क्योंकि इनकी वेलोसिटी डिस्टर्ब हो गई। पीछे वाले ने धक्का मार दिया अगले को तो ये एक्शन, लेकिन उसने रिएक्शन ये दिया कि मैं रुकूंगा नहीं, आगे ही चलता रहूँगा। लेकिन इसमें क्या हुआ, वक्ती तौर पे एक ऐसा लगा कि कुछ लॉस हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि लॉस नहीं हुआ क्योंकि एक्शन रिएक्शन बराबर हो जाएगा। और जो फोर्स एज द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम हमने पीछे पढ़ा है उसके तहत ये प्रूव हो जाएगा कि कोई एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि मैं यहाँ पे इसको चला रहा था, लो भाई आपने उधर से बहुत तेज़ आंधी वाला पंखा या ब्लोअर चला दिया तो ये हिल गए। ये होता है कि एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस में, यानी बाहर से कोई फोर्स ना आ रही हो, किसी ने इसको आगे हाथ से धक्का दे दिया, ये सब ना हो। समझ रहे हैं? तो हम कहेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ऑफ एजेंसी the total momentum of the system two interacting or colliding bodies remains conserved or same or constant. This is the statement we have to prove by considering 2 objects or 2 spheres having elastic collision या having collision। ठीक है? अब इसको डायग्राम भी ऊपर नीचे 3 दफ़ा में बनाइएगा। ये बिफोर कोलिजन है, टकराने से पहले। ये ड्यूरिंग कोलिजन है, इम्पैक्ट यानी कि इम्पल्स। ड्यूरिंग कोलिजन दूसरे नंबर पे, और तीसरी इसके नीचे स्फीयर जैसा बनाइएगा गोल। छोटे बड़े का मसला नहीं है, इक्वल साइज़ हो तो भी मसला नहीं है, छोटे बड़े हो तो भी मसला नहीं है। जब 3 बनाएंगे तो तीनों का फिर एक जैसा लगे कि ए अगर बड़ा है तो थोड़ा ए सब में बड़ा लगे, एक जैसे हैं तो एक जैसे बना लीजिएगा। इसकी आसान सी एक ट्रिक बता दूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हंसते हैं जब बताता हूँ, जो मैं फिज़िकल क्लासें भी लेता हूँ, कि 5 वाला सिक्का या 10 वाला सिक्का हो उससे बनाया करें कंपस वाला स्टाइल। पुराना हो गया इस तरह के डायग्राम बनाने के। और फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में बहुत सारी डायग्राम होंगी जो स्फीयर या गोल बनानी होंगी। यूँ सिक्का रखें और उस पर पेंसिल घुमा दें, ऐसा बेहतरीन सारे एक साइज़ के बनेंगे। चेक कर लीजिएगा, कंपस में कभी पेंसिल आगे पीछे हो जाती है, कभी उसकी नीडल घूम जाती है, ऐसे ही होता है। स्टेटमेंट क्या आई बेटा? इन द एब्सेंस, वही हुआ जो मैंने बोला था, पढ़ लें और लिख लें। ये तो है स्टेटमेंट। अब हमें इसको प्रूफ करना है, तो इसके लिए हम पहले सबसे पहले गौर करेंगे ए और बी 2 स्फीयर्स पे नज़र आ रहे हैं जिनके मासेस m1 और m2 हैं, नज़र आ रहे हैं। मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटीज़ u1 एंड u2 रिस्पेक्टिवली, यानी जो पहला ए मास 1 रखता है वो u1 से चल रहा है स्पीड वेलोसिटी, और बी जो दूसरा बॉडी या ऑब्जेक्ट या स्फीयर है वो m2 मास रखता है और u2 वेलोसिटी रिस्पेक्टिवली। अब इसमें हमें सपोज करना है कि u1 u2 से तेज़ चल रहा है, यानी पीछे वाला तेज़ चल रहा है, जो मैं अभी मार्कर से देखा, वरना क्या होगा, आगे वाला तेज़ चल रहा है तो आगे वाला निकल जाएगा, पीछे वाला आवाज़ देगा रुको भाई मुझे टकराना है, तो टॉपिक ही ख़त्म हो गया।
तो इसलिए हम ये कंसिडरेशन करेंगे डेरिवेशन में कि ये फास्ट है ये स्लो है ताकि कोलिजन हो। सही है। अब होगा क्या, इम्पैक्ट के लिए अंदर वो आएंगे टाइम इंटरवल बहुत छोटे के लिए जिसको कहते हैं इम्पल्स, और फिर दोबारा चलने लग जाएंगे लेकिन अब नई वेलोसिटीज़ के साथ, और वो नई वेलोसिटीज़ क्या होंगी, v1 और v2 रिस्पेक्टिवली। लेकिन इसमें हुआ क्या, एक्शन और रिएक्शन, क्योंकि वक्ती तौर पे मोमेंटम डिस्टर्ब हुआ है वेलोसिटी की तब्दीली से, क्योंकि वेलोसिटी तब्दील हुई तो मोमेंटम ही तब्दील हो गया। अब लग रहा होगा टॉपिक ही गलत हो गया, प्रूफ कैसे होगा, तो यही हमें देखना है कि एक्शन रिएक्शन में जितना इधर से जो है चेंज होगा उतना ही उधर से फिर चेंज होगा, नतीजा कंजर्व रहेगा मोमेंटम टोटल ऑफ द सिस्टम। ठीक है यहाँ तक। अब अच्छा, ये जो मैंने ब्लू इंक से यूँ प्रूफ किया, आप पूरा ऊपर से नीचे कीजिएगा। ड्यूरिंग कोलिजन, अब ए का बी पर एक्शन, सही है भाई, ये एक्शन है याद रखिएगा, यानी ए ने बी को धक्का मारा, तो अब होगा क्या, बी का जो धक्का है ना वो तब्दील करवा देगा उसके मोमेंटम को। चेक करें, 1 2 का मतलब 1 ने 2 को धक्का मार दिया, इसने उसको, ए ने बी को। अब फोर्स इज द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, टॉपिक आ गया। अच्छा, इस डेरिवेशन में आप एरो वगैरह नहीं लगाएंगे, वो चूँकि एक एक लाइन का टॉपिक 2 2 लाइन के थे, उसमें हम एरो लगा रहे थे वेक्टर कंसिडरेशन। इसमें इन जर्नल है तो वेक्टर कंसिडरेशन नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए ये सब भी बता रहा हूँ, नंबर लेने हैं कटने हैं तो किस तरह करते हैं प्रेजेंटेशन। अब फाइनल 2 का और इनिशियल 2 का, अब मास इंटू वेलोसिटी, इसका फाइनल आ जाएगा m1 v1 और इसका आ जाएगा m2 v2। इसका इनिशियल का आ जाएगा m1 u1, इसका फाइनल इनिशियल आ जाएगा m2 u2। अब उसके वो दूसरे वाले के फाइनल में से दूसरे वाले का इनिशियल माइनस कर दें, m2 v2 में से m2 u2, ये आ गया, समझ में आया? रटिएगा नहीं भाई, देखिए मैं समझा रहा हूँ। अब ये तो एक्शन हो गया, नतीजा क्या हुआ, कोलिजन का एक्शन। अब ये रिएक्शन, ये देखिए ये एरो एक्शन का है, ये रिएक्शन का एरो उल्टा है, ये एक्शन है और ये रिएक्शन है। सही है। अब रिएक्शन के तौर पे बी ए के ऊपर हल्का सा जो है रिपेल मारेगा, फिर चलने लग जाएगा। ठीक, अब उसमें क्या होगा, चूँकि अब बी ए पे रिएक्ट करेगा तो ए का मोमेंटम का चेंज देखेंगे हम, यानी अब इसका फाइनल क्या था m1 v1 और इसका इनिशियल क्या था m1 u1, इसका माइनस कर दें तो देखें 2 और 1, ए 1 का 2 पे असर एक्शन, ठीक है, अब 2 का 1 पे असर रिएक्शन। मज़ेदार टॉपिक है, तो दुआ करें आ जाए बोर्ड एग्जाम में, वैसे इंपॉर्टेंट भी है 4 मार्क्स का सेक्शन बी के लिए। अब 1 का फाइनल 1 का इनिशियल m1 v1 m1 u1 माइनस कर दिया। अब किस में रख दें, थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, जो क्या कहता है एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। यानी अगर मैंने मशरिक की तरफ बॉल को थ्रो किया तो मगरिब में आ गई, ऐसे ही हुआ, एक्शन रिएक्शन बराबर तो होंगे, यानी 10 = 10, अपोजिट इन डायरेक्शन। तो अपोजिट इन डायरेक्शन को कैसे शो करें, माइनस करके, अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है जी। अब सिर्फ मैथ्स बच गई, फिजिक्स पीछे हो गई। दोनों वैल्यूज लेफ़्ट राइट पे रख दें, 1 2 2 1, इसकी वैल्यू रख दें, इसमें माइनस है, एहतियात रखिएगा, माइनस के साथ ब्रैकेट रखें क्योंकि माइनस अंदर खुद भी है, एक माइनस की गलती गुम कर देगी इस डेरिवेशन को। अब यहाँ पे अपॉन, यहाँ पे अपॉन, बीच में कोई प्लस माइनस नहीं, तो ये हो गया इससे कैंसिल, जो बचा वो लिख दें, लेफ़्ट में तो एज इट इज़ बचा, और ये माइनस इंटू प्लस माइनस और ये माइनस इंटू माइनस प्लस। अब इसमें यू यू वाले को एक तरफ ढूंढें क्योंकि यू का मतलब इनिशियल है, और वी वी वाले को एक जगह ढूंढें क्योंकि वी का मतलब फाइनल है। आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज v1 v2, इनिशियल वेलोसिटीज बिफोर कोलिजन u1 u2। क्लियर। अब मैथ्स m1 u1 की तरफ ये जाके प्लस हो जाएगा, तो देखें ये टोटल मोमेंटम आया क्योंकि m1 u1 इज़ द मोमेंटम ऑफ फर्स्ट, m2 u2 इज़ द मोमेंटम ऑफ सेकंड बिफोर कोलिजन। तसव्वुर करें कि इसका 20 था, इसका 15 था, तो 20 + 15 बोलें 35, समझाने के लिए कर रहा हूँ ना, न्यूमेरिकल होते हैं। m1 v1 + m2 v2, अब m1 v1 इसका फाइनल है फर्स्ट का,
और m2v2 दूसरी बॉडी, दूसरे ऑब्जेक्ट, दूसरे स्फीयर का। तो अब फर्ज करें कि ये 15 और ये 20, तो 15 + 20 दोबारा हो गया 35। तो क्या हुआ मतलब कि इम्पैक्ट के दौरान, इम्पल्स के दौरान वक्ती तौर पे तो ऐसा लगा कि मोमेंटम लॉस हो रहा है, लेकिन ओवरऑल कंजर्व है क्योंकि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल नहीं कर रही। इससे ये पता चला एक चीज़ का कि अगर ये फोर्स ज़ीरो हो, अब जो बता रहा हूँ बहुत काम की बात है, एंड कर रहा हूँ, तो ये उसी वक्त ज़ीरो है जब ये वाली चीज़ कांस्टेंट है। इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, नहीं समझे? PF - PI, डेल्टा का मतलब चेंज ही होता है ना। बताएं 10 - 10 क्या आया? टाइम जितना भी उसमें लगा, 5 सेकंड लगा, 2 सेकंड लगा, तो 0/5 0 आया। क्या समझे कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं थी इस सिस्टम पे, इस आइसोलेटेड, अच्छा इसको आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं जिस पे एक्सटर्नल फोर्स अमल ना करे, ये भी लिख लीजिएगा, आइसोलेटेड सिस्टम, यानी आपस में तो ये इंटरैक्ट कर रहे हो लेकिन नो एक्सटर्नल फोर्स, बैरूनी तौर पे इन पे कोई अमल ना कर रहा हो या एजेंट काम ना कर रहा हो, अंदर ही अंदर तो जितने वो टकरा जाए, बिलियर्ड बॉल आपस में टकरा जाए, बाहर से कोई छेड़छाड़ उसमें ना करेंगे, हाथ लगा दिया, हवा चला दी, फूंक मार दी, इस तरह की चीज़ें ना करें, रोक दिया हाथ से, इस तरह नहीं। अब देखें क्या हुआ, कांस्टेंट सेम माइनस सेम 0, तो देखें क्या हुआ, नहीं अगर कोई चेंज 0 होती है तो इसका मतलब ये होता है कि यानी कांस्टेंट है तो उसके ऊपर एक्सटर्नली वो चीज़ अमल नहीं कर रही जो दूसरी तरफ इज इक्वल टू है, यानी यहाँ पे फोर्स। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर बहुत आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। इसको फीडबैक ज़रूर दिया गया है, इस पर फ़ौरन से बेशतर फैसला करें, देर ना हो जाए। अपना और ख़ास कर अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। नमाज़ों की एहतमाम के साथ पाबंदी लाजमी है। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।